Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our next chapter that is about enzymes, what enzymes are and how they are functional. Enzymes क्या हैं और enzymes कैसे काम करते हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. enzymes मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं. What does the word biochemical reactions? जितने भी केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं उन्हें बायोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं और मुख्तलिफ चीज़ें टूट के सिंपलेस्ट फॉर्म में मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं, तो उन्हें बायोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है बिकॉज दे आर अकरिंग इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. The chemical reactions that take place within a living organism is called biochemical reactions. वो chemical reactions जिसमें कोई चीज़ बन रही है या फिर कोई चीज़ टूट रही है, जो living organisms के अंदर chemical reactions होते हैं उन्हें biochemical reactions कहा जाता है. अगर स्टेप बाय स्टेप जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स से गुज़र कर एक चीज़ बनती है या फिर कोई भी चीज़ कोई भी मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से बनता है या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होने के लिए भी मुख्तलिफ स्टेप्स से गुज़र के सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होता है. प्रोटीनियस कंपाउंड्स नोन एज एंजाइम. हमारी लिविंग बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन से मिलके बनी हुई एक कंपाउंड है दैट इज़ कॉल्ड एंजाइम. It is protein in nature. It is made up of amino acids. Amino acid की एक लॉन्ग चेन है, चेन से मिलके बनती है and so it is called proteinous enzyme made up of protein. एक ऐसा कंपाउंड जो प्रोटीन से मिलके बना है. Enzymes are produced inside the body. ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस की जाती है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद एंजाइम्स बनाते हैं at only one specific substrate. एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने काम के लिए. वो एट अ टाइम एक ख़ास सबस्ट्रेट पर ही काम कर सकते हैं, एक ख़ास मॉलिक्यूल पर काम कर सकते हैं. इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट डज़ द वर्ड सबस्ट्रेट मीन्स. ठीक है कि एंजाइम क्या चीज़ है. एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है. What does the word biocatalyst means? Bio means anything that is present within the living organism. ठीक है. कैटलिस्ट मीन्स एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है. मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उन केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है ये एंजाइम. ठीक है. एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दे आर प्रोटीन इन नेचर. वो प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं एंड दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन. वो एक जिस मॉलिक्यूल पे एक ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल पे एक एंजाइम काम करता है और एक पे काम नहीं करता. जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम अलग होगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स अलग होंगे, लिपिड पे फैट्स पे काम करने वाले एंजाइम्स अलग होंगे. ये अलग अलग एंजाइम्स उन पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स पे काम करते हैं और एक एंजाइम एक ख़ास मॉलिक्यूल पे काम करेगा. और जिस चीज़ पे एंजाइम काम करता है, जिस चीज़ की केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, वो सबस्ट्रेट कहलाता है. ठीक है. जिस भी मॉलिक्यूल पे एंजाइम ने काम करना है, जिसके साथ एंजाइम अटैच होगा और उसकी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, दैट इज़ कॉल्ड द सबस्ट्रेट. अब यहाँ पे देखिए दीज आर द मॉलिक्यूल्स. ये मॉलिक्यूल्स हैं. ये जो है एक्टिव साइट पे जाके एंजाइम के साथ अटैच होंगे. एंजाइम का वो साइट, वो लोकेशन, वो पार्ट जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने उस मॉलिक्यूल ने अटैच होना है, जिसके ऊपर एंजाइम ने काम करना है, उसे एक्टिव साइट कहा जाएगा. जिस मॉलिक्यूल पे एंजाइम ने काम करना है दैट इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेट. और वो सबस्ट्रेट जहाँ पे एंजाइम के साथ अटैच होता है, कनेक्ट होता है, उस पार्ट को एंजाइम के एक्टिव साइट कहेंगे. और ये सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. और जब एंजाइम इसको एक किस्म से दूसरे किस्म में तब्दील कर देगा, सबस्ट्रेट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करेगा, तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा. बिफोर वो सबस्ट्रेट कहलाता है. जब इस मॉलिक्यूल को एंजाइम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है तो वो बाद में प्रोडक्ट कहलाता है. ठीक है. अब एक सिंपल एग्जांपल हम इसे वर्कर्स के साथ कंपेयर करते हैं. एंजाइम का काम है किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना. ठीक है. और वो जिस भी मॉलिक्यूल
पे वो काम कर रहा है वो सबस्ट्रेट कहलाएगा। और एंजाइम उस सबस्ट्रेट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। एक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील करने का काम एंजाइम का है। एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को उसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है। उस एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में जब वो चेंज कर देता है दैट सेकेंड फॉर्म इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट पे मे बी कोई और एंजाइम काम करे और उसको मज़ीद एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील करे, एक फॉर्म से एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील कर सकता है। और अब इस पे कोई और एंजाइम काम करेगा। अब जो एंजाइम इस पे काम करेगा वो उसके लिए ये प्रोडक्ट नहीं सबस्ट्रेट है और उसको मज़ीद एक से दूसरी किस्म में चेंज कर देगा। तो इस तरह मुख्तलिफ बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिन पे एंजाइम्स काम करते हैं। एट ओनली वन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एक्ट ऑन ओनली वन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। एक एंजाइम एक ख़ास मखसूस किस्म के सबस्ट्रेट पे काम करता है और एक मॉलिक्यूल पे काम नहीं करता। जैसे कि हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम जब कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन हो रही है उनके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है, और लाइपेज की लिपिड के डाइजेशन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है। इसी तरह प्रोटीन की ब्रेक डाउन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में एक स्पेसिफिक एंजाइम है और एक मॉलिक्यूल के लिए एक अलग किस्म का एंजाइम होता है जिससे वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है। एंजाइम की एक्टिविटी, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो प्रोटीनियस कंपाउंड है एंजाइम, जो कि एक बायो कैटलिस्ट है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, ये जो है कुछ एक मखसूस टेम्परेचर पे सही काम कर सकता है। और एक एंजाइम्स जैसे इंसानों में के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स वर्किंग है, इंसान की बॉडी के अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स वर्किंग है, तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उस पे प्रॉपर फंक्शनल है। अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं होंगे, वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल को आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि जब हमें बुखार होता है तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती। बच्चे अक्सर जो है बुखार में वॉमिट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो अब भी आप खुराक देते हैं उसकी प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती बिकॉज ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर। बुखार में अक्सर बॉडी का टेम्परेचर जो है हाई होता है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिन्होंने डाइजेशन करनी होती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करना होता है, वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं होते, तो उनकी डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से अक्सर वो अपने फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और इसके वजह से अक्सर इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को बुखार में हल्की ग़िज़ा दें। ठीक है, उसकी वजह भी यही होती है कि इतना हल्की फुल्की चीज़ देनी चाहिए जिसे वो डाइजेस्ट कर सकें ड्यूरिंग टेम्परेचर। सो पीएच क्या है? पीएच जो है हमारे पास स्पेसिफिक पीएच होते हैं 1 to जो हमारे पास 6 है वो एसिडिक पीएच है, और जो 7 है वो एक न्यूट्रल पीएच है, और 7 से ऊपर हमारा जो पीएच है वो अल्कलाइन है। ठीक है, सो एंजाइम्स भी एक ख़ास पीएच पे काम करते हैं। कुछ एसिडिक एंजाइम्स हैं जो एसिडिक पीएच में काम करते हैं, और कुछ एंजाइम्स न्यूट्रल है जो 7 पीएच पे काम करते हैं। कुछ एंजाइम अल्कलाइन नेचर में काम करते हैं प्रॉपरली, जैसे कि हमारे माउथ के जो एंजाइम्स हैं एमाइलेज, जो हमारे माउथ में स्टार्च की डाइजेशन करता है, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, वो एक नॉर्मल न्यूट्रल टेम्परेचर पे 7 पीएच पे काम करता है। हमारा मुंह का जो पीएच है दैट इज़ न्यूट्रल 7 पीएच। अब फिर कुछ एंजाइम्स हैं जैसे स्टमक के एंजाइम। स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो स्पेसिफिक एंजाइम हैं वो सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। जैसे कि पेप्सिन जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम कर सकता है पेप्सिन। और इसी तरह कुछ एंजाइम्स जैसे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हैं वो अल्कलाइन पीएच में काम करते हैं, तो एक स्पेसिफिक पीएच पे एंजाइम्स काम कर सकते हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर आप जो मॉलिक्यूल्स जिन
मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ा दें जिस पे एंजाइम ने काम करना है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्लो हो सकता है, क्योंकि जितने एंजाइम्स अवेलेबल होंगे वो उतने ही मॉलिक्यूल्स को एट अ टाइम डील कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा हो गई, उन मॉलिक्यूल्स की तादाद जिस पे एंजाइम ने काम करना है, तो वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक एंजाइम है वो एट अ टाइम एक ही सबस्ट्रेट पे काम कर सकता है। अगर एंजाइम 4 है और सबस्ट्रेट जो है 5, 6, 7, 8 हो गए, तो वो जो है ना केमिकल रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ेगी। अगर 8 ही एंजाइम्स हैं और 8 ही सबस्ट्रेट है, तो वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि जितने एंजाइम्स हैं उतने सबस्ट्रेट हैं। इसको हम एक वर्कर्स के साथ रिलेट करेंगे कि अगर मज़दूरों की तादाद आप बढ़ाएंगे तो काम की स्पीड बढ़ेगी। अगर काम बढ़ाएंगे और मज़दूरों की तादाद नहीं बढ़ाएंगे तो काम की स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, अगर काम बढ़ाएंगे और मज़दूर उतने ही होंगे तो वो उतने टाइम में इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। वो उतने टाइम, अपने स्पेसिफिक टाइम में जितना काम कर सकते हैं वो उतना ही काम करेंगे। तो ये वैसे ही है, एंजाइम्स हमारे पास वर्कर्स की तरह हैं, वो काम करते हैं, और सबस्ट्रेट जो है ना वो बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स हैं जिन पे एंजाइम्स ने काम करना होता है। तो आप उन मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ा रहे हो जिस पे एंजाइम ने काम करना होता है, और एंजाइम्स की तादाद उतनी नहीं है, तो इसमें क्या हो जाता है अक्सर कि एंजाइम्स की जो काम करने की स्पीड है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि सबस्ट्रेट मुसलसल बढ़ रहे हैं और एंजाइम्स उतने ही हैं, तो इससे केमिकल रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ेगी। देन मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है? मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक कंप्लीट सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को साथ में मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, जिसमें मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप्स हैं। Metabolism is basically the word Greek derived from the Greek word metabelion, which means to change. ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है टू चेंज। मेटाबॉलिज्म 2 तरह के हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या चीज़ है? ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म बेसिकली ब्रेक डाउन है, तोड़ फोड़ है एक बड़े मॉलिक्यूल की, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, अगर प्रोटीन की ब्रेक डाउन हो रही है इन द बॉडी और उस प्रोटीन लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स को सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड उनके छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, सो प्रोटीन आर द यूनिट्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आर द माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और जब वो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़कर प्रोटीन बन जाता है तो प्रोटीन इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बड़े साइज़ का, लार्ज साइज़ का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो अगर प्रोटीन की ब्रेक डाउन हो रही हो बॉडी में और प्रोटीन को सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड यूनिट्स में कन्वर्ट किया जा रहा हो, तो उसे कैटाबॉलिज्म कहेंगे। कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपलेस्ट वन। ठीक है, एक बड़ी चीज़ को सिंपलेस्ट छोटी चीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा हो तो उसे कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। हमारी बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस है इज़ बेसिकली कैटाबॉलिज्म, जिसमें हम फूड में प्रोटीन का इंटेक करते हैं, खाने में हम प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, लिपिड्स लेते हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसकी हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है, और फिर डाइजेशन के दौरान इन प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और लिपिड वगैरह को अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोटीन को सिंपल अमाइनो एसिड में चेंज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर यूनिट्स में, ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट किया जाता है, लिपिड्स को फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट किया जाता है। सो डाइजेशन के दौरान ये सब हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, प्रोटीन को, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, सेल अपने अंदर डायरेक्टली नहीं ले जाती, क्योंकि ये एक बड़े साइज़ के हैं। इनको छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है ताकि सेल के अंदर वो जा सके। तो जब ये अमाइनो एसिड की फॉर्म में प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है, और जब कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और लिपिड्स जो है फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सेल के अंदर ये आसानी से जा सकते हैं जो छोटे यूनिट्स हैं।
जो सिंपलेस्ट यूनिट्स हैं वो आराम से अंदर जा सकते हैं। एनाबॉलिज्म क्या चीज़ है? एनाबॉलिज्म इज़ बेसिकली द production of a large size complex molecule from the simplest small units और the small molecules। जब छोटे छोटे molecules को combine करके connect करके उनसे एक बड़ा complex molecule बनाया जाता है, form होता है, that is simply anabolism। अब एनाबॉलिज्म जैसे कि फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे छोटे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके जोड़ के और मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाते हैं। सो वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है दैट इज़ बेसिकली एनाबॉलिज्म, जिसमें दो अलग मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एनाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जब अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं और एक किस्म की प्रोटीन बनती है, दैट इज़ बेसिकली एनाबॉलिज्म। जैसे कि हम एंजाइम को डिस्कस कर रहे हैं, तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स बनते हैं और जब एंजाइम्स कैसे बनते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर है, तो एंजाइम्स अमाइनो एसिड से बनते हैं। मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है सेल में, और बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, एक लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड की बन जाती है, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोटीन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स इन द बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ स्किन, ठीक है, स्किन प्रोड्यूस हो रही है, स्किन वापस रिपेयर हो रही है, कोई चीज़ बन रही हो, बनने के प्रोसेस को कहा जाता है एनाबॉलिज्म। जब सिंपलेस्ट छोटे मॉलिक्यूल से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है केमिकल रिएक्शन में, दैट इज़ कॉल्ड एनाबॉलिज्म। जब कोई सी चीज़ की ब्रेक डाउन हो रही है एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल की सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में, छोटे मॉलिक्यूल्स में, उसको तोड़कर कन्वर्ट किया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिलके कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है? इट इज़ बेसिकली catabolism and anabolism and all the chemical reactions that take place within a living organism। सारे chemical reactions जो हो रहे हैं हमारे living organisms के अंदर, उन्हें मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म के फिर दो टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। केमिकल रिएक्शन में कोई चीज़ बन भी रही होती है और कोई चीज़ टूट भी रही होती है। सो जब बन रही होती है इट्स नोन एज एनाबॉलिज्म, और जब टूट रही होती है दैन इट इज़ नोन एज कैटाबॉलिज्म। रोल ऑफ एंजाइम इन मेटाबॉलिज्म। केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में होती है, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं या टूट कर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के साथ एंजाइम का क्या ताल्लुक़ है, एंजाइम कौन सा रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म के लिए। स्पीड अप द मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो रही हैं, एंजाइम उन केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाता है। एंजाइम के बग़ैर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन बहुत स्लो, इतने स्लो कि सेल का सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने का काम है एंजाइम्स का। एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट, ऐसे केमिकल्स, ऐसे प्रोटीन्स जो बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाते हैं। दे वर्क ऑन द सबस्ट्रेट। जिस भी मॉलिक्यूल पे एंजाइम काम करता है, जिस मॉलिक्यूल ने टूटना है या जिस भी मॉलिक्यूल ने, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स ने एक बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, जिस भी मॉलिक्यूल पे एंजाइम काम कर रहा है उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। और जब वो मॉलिक्यूल उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील कर लेता है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो जो भी चीज़ बनती है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा काम आलू छीलना है, ठीक है, तो मैं आलू छीलने की, मेरे लिए जब आलू नहीं छिला हुआ तो वो मेरे लिए सबस्ट्रेट है एंड आई एम द एंजाइम। मेरा काम है उस आलू को छीलना, ठीक है। तो आलू को मैं छीलूँगी तो वो आलू छीलने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज मेरा काम था उसे छीलना, और जब तक वो नहीं छिला हुआ था, जब तक वो उसके हमने कवर रिमूव नहीं किया था, तो वो मेरे लिए सबस्ट्रेट था। एक एंजाइम के लिए जैसे सबस्ट्रेट होता है जिस पे उसने काम करना होता है, और जब उस पे काम हो चुका है और जब आलू छिल चुका है उसे प्रोडक्ट कहा जाएगा। अब एक और बंदे का काम है कि उस आलू के स्लाइसेस बनाना, ठीक है, उसको फ्राइज चिप्स बनाने के लिए जब हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कटिंग करते हैं
तो वो दूसरे इंसान के लिए वो मेरा प्रोडक्ट सबस्ट्रेट हो जाएगा। और जब वो उसे स्लाइसेस में, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर लेगा, आलू को काट लेगा, तो वो उसके लिए प्रोडक्ट हो जाएगा। और फिर एक थर्ड इंसान का काम है उसे ऑयल में डालना। तो जब तक वो ऑयल में आलू के चिप्स जो हैं, वो आलू के जो स्ट्रिप्स हैं, स्लाइसेस हैं, जब तक वो ऑयल में नहीं गए, वो एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट है। जब वो आलू ऑयल में चले जाएंगे तो वो उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसी तरह मुख्तलिफ़ एंजाइम्स एक काम को करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। जब बॉडी में प्रोटीन एंटर होती है तो पेप्सिन एक एंजाइम है हमारे स्टमक में, उसका काम है प्रोटीन को की जो लॉन्ग चेन्स हैं अमाइनो एसिड की, उनको छोटे छोटे चेन्स में कन्वर्ट करना। तो जब तक वो प्रोटीन पे काम करना पेप्सिन का काम है, तो वो प्रोटीन पेप्सिन के लिए, पेप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन सबस्ट्रेट है, प्रोटीन पे एंजाइम ने काम करना है। अब जब वो उसे तोड़ देगा, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स को सिंपल छोटे चेन्स में कन्वर्ट कर देगा, तो वो पेप्सिन के लिए प्रोडक्ट हो जाएगा, उसने अपना काम कर दिया। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ट्रिप्सिन एक और एंजाइम है जो उस छोटे चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड को बिल्कुल सिंपल सिंगल यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। तो वो ट्रिप्सिन के लिए जब तक वो चेन्स सिंगल यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हुए, वो सबस्ट्रेट है। जब वो चेन्स को सिंपल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे तो वो उसके लिए प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इसी तरह एंजाइम जिस चीज़ पे काम करता है वो सबस्ट्रेट है। जब वो अपना काम कर लेता है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील कर देता है, वो उसके लिए प्रोडक्ट कहलाता है। और एक्टिवेशन साइट और कैटालिटिक साइट, जिस जगह पे जो सबस्ट्रेट है, जो मॉलिक्यूल है जिस पे एंजाइम ने काम करना है, वो एंजाइम के साथ जिस जगह पे कनेक्ट होता है, जुड़ता है, उस जगह को एक्टिव साइट कहा जाता है या कैटालिटिक साइट कहा जाता है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस पार्ट ऑफ एंजाइम जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, दिस पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट है या फिर कैटालिटिक साइट है। एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंजाइम्स क्या करते हैं, स्पीड करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। केमिकल रिएक्शन को एंजाइम शुरू नहीं कर सकता, किसी भी रिएक्शन को शुरू करने का काम एंजाइम नहीं करता, वो उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। रिएक्शन विदाउट एंजाइम विल बी स्लो, एंजाइम्स के बगैर भी केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल है लेकिन वो बहुत स्लो होंगे। प्रोटीन एंजाइम के एब्सेंस में भी टूट सकता है लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस में होगा। सो दैट इज़ नॉर्मल फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए एंजाइम्स का प्रेजेंस होना, एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज एंजाइम क्या करते हैं, उन केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। एंजाइमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की स्टडी को एंजाइमोलॉजी कहा जाता है। जी, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स, साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे एंजाइम्स काम करते हैं, जो एंजाइम सेल्स के अंदर काम करते हैं इनको इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहा जाता है, और जो एंजाइम सेल के बाहर काम करते हैं उनको एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स कहा जाता है। इंट्रा मीन्स इनसाइड एंड एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड। तो कुछ एंजाइम्स हमारे पास ऐसे हैं जो इनसाइड द सेल वर्किंग है और कुछ हमारे पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो आउटसाइड द सेल वर्किंग है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ताकि मैक्सिमम ATP एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके सेल अपने मुख्तलिफ काम करता है। तो ग्लाइकोलिसिस में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के प्रोसेस में एंजाइम्स सेल के अंदर काम करते हैं। मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं जो ग्लूकोज को तोड़ने का काम कर रहे हैं लेकिन सेल के अंदर वर्किंग है, इसीलिए इनको इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहा जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, जिनमें एग्जांपल है पेप्सिन की। पेप्सिन एक एंजाइम है जो स्टमक में, हमारे स्टमक में वर्किंग है, स्टमक की कैविटी में, आउटसाइड द सेल्स, ठीक है। स्टमक की कैविटी में हमारे मैदे की का जो बाहर का हिस्सा है, जो एक कैविटी है, खाली जगह है जहाँ पे हमारा फूड जाता है, उसके ऊपर एंजाइम पेप्सिन काम करता है और प्रोटीन की डाइजेशन करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, तोड़ने का काम करता है।
जैसे कि हम लोग डाइट में प्रोटीन लेते हैं, फॉर एग्जांपल गोश्त में प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन है, और एग में प्रोटीन है। एग का जो वाइट पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो प्रोटीन। तो अगर हम गोश्त लेते हैं, दाल, मुख्तलिफ दाल लेते हैं, लोबिया लेते हैं, एग लेते हैं, या फिर फ़िश लेते हैं, चिकन लेते हैं, तो ये सारे प्रोटीन हैं इनमें। उनकी तोड़ फोड़ का पहला काम जो है वो कहाँ स्टार्ट होगा? स्टमक में। और वो कौन स्टार्ट करेगा? पेप्सिन। पेप्सिन इज़ एन एंजाइम जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में इन्वॉल्व्ड है स्टमक में। स्टमक में सेल्स के बाहर ये काम होता है, इसीलिए पेप्सिन को एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कहा जाता है। ऐसे एंजाइम जो सेल से बाहर काम करते हैं। एंजाइम्स इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। जो एंजाइम्स हैं वो उनका क्या काम है कि वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं, केमिकल रिएक्शंस को तेज़ करते हैं। बायोकैटलिस्ट है एंजाइम, एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो केमिकल रिएक्शंस की स्पीड बढ़ाता है। एंजाइम वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है बिकॉज ये ऐसे कैटलिस्ट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं, जो ख़ास तौर पे जानदार लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूट कर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो एंजाइम की मदद से तेज़ होते हैं, स्पीडअप होते हैं। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी? वो एनर्जी जो कोई भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। ठीक है, केमिकल रिएक्शन है, कोई काम हो रहा है सेल के अंदर, तो उस काम को शुरू करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी काम को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम क्या करता है? उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। ठीक है, जितनी एनर्जी चाहिए होती है केमिकल रिएक्शन को, अगर वहाँ पे एंजाइम मौजूद है तो वो एंजाइम की मौजूदगी में उतनी ज़्यादा केमिकल एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए सेल को टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम का काम है उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। एक्टिवेशन एनर्जी की जितनी एनर्जी की ज़रूरत है किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, एंजाइम के प्रेजेंस में उतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एंजाइम की मौजूदगी में किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। विद एंजाइम रिएक्शन, विदाउट एंजाइम रिएक्शन विल बी स्लो। अगर एंजाइम मौजूद ना हो तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा एनर्जी के साथ, ज़्यादा एनर्जी को इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा, बट वो स्लो होगा प्रोसेस, आस्ता आस्ता आस्ता। डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट्स इन 3 to 4 आवर्स। हमारी बॉडी में नॉर्मली 3 से 4 घंटे में हमारी डाइजेशन हो जाती है जब हम खाना वगैरह खा लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जो मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन करते हैं, जैसे पेप्सिन प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करता है, मैल्टोज शुगर कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व है, लाइपेज हमारी बॉडी के अंदर लिपिड फैट्स को तोड़ने के लिए इन्वॉल्व है। ये सारे काम जो है 3 to 4 आवर्स में ये सब काम करते हैं और हमारे फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। विदाउट एंजाइम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वुड टेक मैनी वीक्स। हफ्ते लग सकते हैं अगर ये एंजाइम्स ना हो। खाने की, हमारी फूड की ब्रेक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम भी पॉसिबल है, बट इट विल टेक मोर टाइम। क्यों? क्योंकि एंजाइम क्या करता है, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम करता है, जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे कम, एंजाइम के प्रेजेंस में वो एनर्जी कम चाहिए, और दूसरा वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। अगर एंजाइम्स ना हो तो वही काम हफ्तों में होगा, अगर एंजाइम्स हो, मौजूद हो, तो वो काम 3 से 4 घंटों में पॉसिबल है। Thank you so much. That was the end of the lecture. I hope it was clear to you. Thank you.